भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो फिर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज की वीडियो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि एक टॉपिक को हल्के में लेना, किसी टॉपिक को मतलब आराम से पढ़ना या फिर सीरियस होकर पढ़ना, तो अंतर समझ में आ जाएगा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ कुछ और प्रश्नों को जो जीन पियाजे, कोहलबर्ग और लेव वाइगोत्स्की से पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज के जो सारे प्रश्न हैं वो 2016 की सीटेट परीक्षा में पूछे गए हैं और आज के जो प्रश्न है वो भी धांसू प्रश्न है, थोड़े से टफ हैं, समझने की कोशिश करिएगा। किसी भी एक छोटे से छोटा टॉपिक हो चाहे कोई बड़ा टॉपिक हो, बड़ी ध्यान से अगर आप उसको पढ़ लेते हो तो ही आप इन प्रश्नों को कर पाओगे। अगर आपने कोई भी टॉपिक एकदम पक्के से याद नहीं किया है तो इन प्रश्नों को आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसके बराबर में जो बेल आइकॉन बन के आएगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर डाल देना है, जिससे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है। तो यहां पर क्या है, हमने क्या पढ़ा कि जो जीन पियाजे ने क्या बोला है कि जो बच्चों का चिंतन है वो जो उनसे बड़े होते हैं, वयस्क होते हैं, उनसे डैश में भिन्न होता है। किस चीज में भिन्न होता है? तो मात्रा, आकार में भिन्न होता है। देखिए एक ऑप्शन कट गया, जो चिंतन है वो मापा तो नहीं जा सकता, आकार में तो भिन्न हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन कट गया। प्रकार में भिन्न होता है या फिर आकार में। अब देखिए ये भी कट गया। अब आकार में चिंतन कैसे भिन्न हो सकता है? आकार चिंतन का कोई आकार थोड़ी होता है, मात्रा हो सकती है, उसका प्रकार हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं प्रश्न को। अब यहां पर देखिए आधा प्रश्न हमने पढ़ा है अभी और दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। ठीक है, बच्चों का चिंतन है वयस्कों से डैश के बजाय यहां पर हम मात्रा लिख सकते हैं या फिर प्रकार। तो भिन्न होता है बजाय डैश के, यानी कि डैश के बजाय भिन्न होता है, यानी कि प्रकार, जो प्रकार के बजाय या फिर मात्रा के बजाय। देखिए अब यहां पर समझने की कोशिश करिए। इसका जो सबसे पहले जो आंसर वो मैं बताता हूं आपको, ऑप्शन नंबर 3 है। बच्चों का चिंतन होता है वो बड़ों के चिंतन के से भिन्न होता है प्रकार में। प्रकार में भिन्न कैसे होता है? अब देखिए मात्रा में तो हो नहीं सकता। यहाँ पर ये ऑप्शन इसलिए कट रहा है क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, बच्चे या फिर जो वयस्क हैं उनसे जो बड़े हैं वो कम चिंतन कर रहे हैं। ये तो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया। मैंने आपको ये जरूर पढ़ाया था कि जो बच्चों का चिंतन है वो प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों का चिंतन मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है और जो वयस्क होते हैं उनका चिंतन अमूर्त और मूर्त दोनों वस्तुओं के प्रति हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये हो गया बजाय मात्रा के। अब ये तो है नहीं कि ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं बच्चे या फिर बड़े लोग ज़्यादा चिंतन कर रहे हैं, तो ऐसा तो होता नहीं है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो इस वजह से जो आंसर है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है। बच्चों का चिंतन मात्रात्मक होता है, बच्चों का चिंतन मूर्त वस्तुओं के प्रति होता है, जो वयस्क होते हैं उनका मूर्त और अमूर्त दोनों के प्रति होता है। जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की अवस्था में ये हमने पढ़ा था। जीन पियाजे ने 4 बौद्धिक विकास की अवस्थाएं बताई थी, जिसमें जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था थी, जिसमें जो वयस्क आते हैं उनका जो चिंतन है मूर्त और अमूर्त वस्तुओं के प्रति भी हो रहा था, या फिर बच्चों की बड़ों से बात की गई है। तो यहाँ पर बच्चों का चिंतन कैसा होता है? प्रकार में भिन्न होता है। ठीक है, और चलिए मैं बौद्धिक विकास की अवस्था पहले डिस्कस कर चुका हूं तो अब डिस्कस नहीं करूंगा, आगे बढ़ता हूं अगले प्रश्न पर। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो वाइगोत्स्की के सबसे पहले नाम आता है। सबसे पहले आपने वाइगोत्स्की का नाम सुना। वाइगोत्स्की का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए सामाजिक जो अंतःक्रिया का सिद्धांत इन्होंने दिया है। तो सामाजिक विकास का सिद्धांत, देखिए सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, 5 से 6 नाम है इनके। तो वाइगोत्स्की का जो सामाजिक विकास का सिद्धांत है, इसके पांचों के पांचों जो महत्वपूर्ण नाम हैं वो आपको याद होने चाहिए। अब इससे बाद जो प्रश्न आएगा उसमें आप देखोगे कि वाइगोत्स्की के दूसरे नाम से वो प्रश्न पूछ लिया गया है। ठीक है, तो सीटेट में इसी तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो कोर्स है वो भी मैंने आपको ठीक इसी तरह कराया है। जो चैनल है इसकी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कई सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं, तो हमने क्या पढ़ा अभी? वाइगोत्स्की ने क्या है, सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया है, जिसमें वाइगोत्स्की ने बताया है कि बच्चे समाज में रहकर अपने समवयस्कों से सीखते हैं, अपने से बड़े जो लोग होते हैं उनसे सीखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, तो पुनर्बलन की वहां पर कोई बात नहीं की गई है। परिपक्व होने पर, तो वाइगोत्स्की ने ये नहीं बोला है। अनुकरण करने पर हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है, वयस्कों और समवयस्कों के साथ
परस्पर क्रिया करके, जो अपने उसके मित्र हैं या फिर उससे जो बड़े हैं उनके साथ परस्पर क्रिया करेगा, तब बालक ज्यादा सीखेगा। ये किसने बोला है? वाइगोत्स्की ने। याद रखेंगे 22 वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। इससे 2 वीडियोस में ठीक पहले मैं 20 प्रश्नों को डिस्कस कर चुका हूं जो सीटेट परीक्षा में वाइगोत्स्की और इन तीनों मनोवैज्ञानिकों से पूछे गए हैं। आगे बढ़ता हूं। चलिए एक चीज आपको ये बता दो कि देखिए होता क्या है कि किसी भी टॉपिक को आपने बड़े ध्यान से पढ़ा तो आप प्रश्न आराम से कर पाओगे और उसको समझने में भी दिक्कत होगी। यहाँ पर यह है एक टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ लेते हो और उससे संबंधित पिछली परीक्षाओं में प्रश्नों को भी कर लेते हो, तभी आप आने वाली परीक्षा में प्रश्नों को कर पाएंगे। क्योंकि होता क्या है, साल दर साल क्या है, बच्चे ज़्यादा होते जा रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि 10 लाख टेट पास किए हुए बच्चे हैं, हर बार 4 से 5 लाख बच्चे टेट परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो इतनी वैकेंसीज तो हो नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या है, एग्जाम का लेवल साल दर साल बढ़ता जाता है, थोड़ा सा टफ होता जाता है। तो एक टॉपिक को लिमिटेड पढ़ें, यहाँ पर ये बोलूँगा, ये नहीं कि उसमें बहुत ज़्यादा डीप घुस जाए। कोई भी आपने ऐसी वीडियो देख ली कि छोटे से टॉपिक पर किसी ने बहुत बड़ी, जैसे ले वाइगोत्स्की है, वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास के सिद्धांत पर कोई 1 घंटे का पढ़ा रहा है, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सामाजिक विकास का सिद्धांत केवल 15 मिनट का, 12 मिनट का टॉपिक है, तो केवल उसी को पढ़िए और टू द पॉइंट पढ़िए। ज़्यादा चीज़ें दिमाग में घुसेंगी तो ज़्यादा भूलने के चांसेस रहेंगे। अगर आप ले वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत पढ़ रहे हैं, उसके साथ ही कोई टीचर हंसी मजाक भी कर रहा है, घर की, परिवार की, आस पड़ोस की, राजनीति की बातें भी कर रहा है, तो वो याद रखना दोस्तों, राजनीति की बातें ही आपको याद रहेंगी। वो जो टॉपिक उसने पढ़ाया है वो बहुत कम याद रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दिमाग में जो भी इंफॉर्मेशन घुसती जा रही है वो स्टोर होती जा रही है, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है। सही मिलान वाला जोड़ा ढूंढना है हमें। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, औपचारिक संक्रियात्मक, तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये चीज़ है क्या। तो जीन पियाजे की बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनकी बात हो रही है। अब बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं हैं, एक अवस्था में बच्चा क्या क्या क्रिया करता है, वो सारी बातें की गई हैं। तो जो अवस्था से जो क्रिया मैच हो जाएगी वो आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, मूर्त संक्रियात्मक बच्चा क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ये जीन पियाजे ने बताई थी, इसको तीसरी अवस्था बताया था। इससे पहले थी पूर्व संक्रियात्मक, उसके बाद थी, सबसे पहले तो संवेदी पेशी अवस्था थी, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक थी, उसके बाद थी मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या है, मूर्त वस्तुओं के प्रति चिंतन करता था। और आप याद, ये भी आप वीडियोस देखना जीन पियाजे की, जब मैंने आपको वीडियो पढ़ाई थी तो मैंने आपको 3 से 4 ऐसी एक्टिविटीज बताई थी तो जो बच्चा इस अवस्था में करता है। ठीक वैसे ही दोस्तों प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पर कोई भी आपके लिए कोई भी इधर उधर का कोई भी मटेरियल ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ। यहाँ पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें जो बालक है किस किस तरह की क्रियाएं करता है। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहली चीज़ मैंने आपको यहाँ पर ये बताई थी कि जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, इसमें बालक वस्तुओं का वर्गीकरण कर लेता है। जैसा ऑप्शन में आपको दिखा है, एक तो होता है संधारण और एवं वर्गीकरण करने योग्य। तो हमें यहाँ पर एक वर्ड मिला वर्गीकरण, जो हमें समझ में आ रहा है। तो हमने पढ़ा था उसमें कि 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर लेता है बच्चा। तो वो चीज़ मैंने आपको बताई थी, 4 वर्ड बताए थे, मैं आपको फिर दोबारा से बता देता हूँ। इनको लिख लीजिए। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कि 2 वस्तुओं के बीच अंतर कर लेता है बालक, तुलना कर लेता है, समानता असमानता बता देता है, और सही गलत का भेद बच्चा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर लेता है। तो ये 4-5 चीज़ हैं जो आपको याद रखनी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या है, जैसे संप्रेषण कर लेता है बालक, समस्या समाधान कर लेता है, और यहाँ पर दिया गया है अनुकरण प्रारंभ। तो अनुकरण तो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कर रहा था, यहाँ तो अनुकरण कर ही नहीं सकता। ये तो सबसे चौथी वाली अवस्था है, तो चौथी अवस्था में बालक अनुकरण तो पहले ही कर लेता है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। और कल्पनात्मक खेल, तो कल्पना तो कर ही नहीं, कल्पनात्मक खेल नहीं करेगा, यहाँ पर जो शारीरिक खेल है वही करेगा। तो ये ऑप्शन हमारा कट चुका है। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव चीज एग्जाम के प्रश्न में ये दी गई है कि 2 वर्ड दिए गए हैं, संधारण और वर्गीकरण। अनुकरण प्रारंभ और कल्पनात्मक खेल की बच्चे के एक समझ में नहीं आए तो दूसरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं शेष अवस्था। तो तर्क का अनुप्रयोग, अनुमान लगाने में सक्षम। तो शेष अवस्था में अनुमान तो लगा नहीं सकता बालक, तो ये भी कट गया हमारा। पूर्व संक्रियात्मक बच्चा, निगमनात्मक विचार, निगमनात्मक विचार यानी कि जब विचार की ही बात आ रही है तो आ ही नहीं सकते विचार, और उसमें भी निगमनात्मक विचार भी नहीं आ सकते कि बालक अपने आप चीज़ों को समझ जाए।
ठीक है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट गया। तो 3 ऑप्शन हमारे कट चुके हैं। पहला ऑप्शन में क्या था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या था, वर्गीकरण करने योग्य, 2 वस्तुओं में विभेद करने योग्य। तो ये सारी चीज़ें बालक में क्वालिटीज़ होती हैं, तो इससे आप समझ जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है, यानी कि आधारभूत यानी कि शुरुआत में जो सहायता दी गई है किसी भी बच्चे को भी, तो इसका उदाहरण पूछा गया है। अनुमोदन और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अनुमोदन कहते हैं अप्रूवल देना, इसको क्या बोलते हैं, अप्रूवल देना, यानी कि बच्चे को किसी भी कार्य के लिए अप्रूवल दे देना कि आप जाओ, आप जो बोलना है वो बोलो, तो बच्चे को क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया। तो ये क्या है, अपने आप में एक पॉजिटिव पॉइंट है अनुमोदन। ठीक है, याद रखेंगे। और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना, तो ये क्या है, एक सहायता हो सकती है उधर। लेकिन आगे प्रश्न बढ़ते हैं, आगे ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना, तो प्रेरित करने वाले भाषण कर शिक्षक दे रहा है, तो यहां पर सहायता क्या प्रदान कर रहा है, कुछ सहायता प्रदान नहीं कर रहा। प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना, तो अपने आप में ही नेगेटिव लग रहा है ऑप्शन। आपको देखना है कि प्रश्न पूछने को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, केवल स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, तो किसी भी प्रकार की सहायता नहीं है यहाँ पर। यह ऑप्शन भी कट गया। मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के उपहार देना, तो उपहार देना किसी भी प्रकार की कोई सहायता नहीं है। तो यहाँ पर सहायता क्या है, बच्चे को अप्रूवल देना, संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर उनसे प्रश्न पूछना। तो ये ऑप्शन हमारा सही था। ठीक है, ये प्रश्न भी 2016 में पूछा गया था। वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है, तो वाइगोस्की हमने पढ़ लिया, मतलब हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो जहां पर सामाजिक शब्द आ जाए तो ज़्यादा चांसेस रहेंगे ऑप्शन के। संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है, संज्ञानात्मक विकास किससे होता है, तो सामाजिक अन्योन्य क्रिया, बच्चा सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेगा, मानसिक प्रारूपों का समायोजन करेगा। देखा, मानसिक प्रारूपों का समायोजन, जो स्कीमा वाली बात थी, स्कीमा में मैंने आपको 3 से 4 बार बता दिया कि स्कीमा क्या है, वो सारी बातें डिस्कस कर चुका हूँ। अब देखिएगा जरूर उस जीन प्याजे वाले टॉपिक को। तो ये जो टॉपिक है जीन प्याजे का है, वाइगोस्की का नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी कट गया। उद्दीपक अनुक्रिया युग्मन, तो उद्दीपक अनुक्रिया वाला जो सिद्धांत था इनका तो है ही नहीं, तो ये भी कट गया। संतुलन, तो संतुलन से तो कोई संबंधित ही नहीं है यहाँ पर, जो ऑप्शन नंबर 1 ही हमारा आंसर होगा, क्योंकि सामाजिक अन्योन्य क्रिया करेगा तभी बालक का सामाजिक विकास भी, संज्ञानात्मक विकास भी होगा। ठीक है, याद रखेंगे। कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जीन प्याजे का संज्ञानात्मक विकास भी बोल दिया गया है और वाइगोस्की से पूछ लिया गया है, लेकिन आपको सोच समझ कर ही ऑप्शन को टिक करना है। चलिए बढ़ते हैं। तो और कुछ प्रश्न आएंगे जो कि टफ होते जाएंगे। अब किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर, किसी बच्चे ने कोई उत्तर दिया है, तो विशिष्ट उत्तर दिया है, कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु किस अवस्था के अंतर्गत आएगी, तो ये चीज किस अवस्था के अंतर्गत आई, तो जो कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है, नैतिक विकास का सिद्धांत। नैतिक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई थी मैंने, 3 अवस्थाएं बताई थी, पूर्व परंपरागत, परंपरागत और पश्चिम या फिर उत्तर परंपरागत। और जब बालक की बात यहाँ पर आ रही है, बालक क्या कर रहा है, किसी क्वेश्चन का एक विशिष्ट आंसर यानी कि स्पेशल आंसर दे रहा है, तो बच्चा क्या कर रहा है यहाँ पर, सामाजिक संकुचन अनुकूलन कर रहा है, अच्छा लड़का या लड़की अनुकूलन कर रहा है, कानूनी व्यवस्था को बनाने की कोशिश कर रहा है, या फिर दंड आज्ञाकारी का अनुकूलन कर रहा है। तो देखिए, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं कि विशिष्ट उत्तर दिया है, तो दंड से बचने के लिए बालक कोई विशिष्ट उत्तर तो देता नहीं है, क्योंकि ये तो पहली अवस्था में आया था कि दंड से बचने के लिए बालक नैतिकता दिखाता है। दूसरा है कानूनी व्यवस्था, तो कानूनी व्यवस्था में बालक की बात हो रही है और कोई विशिष्ट उत्तर वो नहीं देगा, कोई स्पेशल आंसर तो देगा नहीं अपने आप से, कानूनी व्यवस्था की बात हो रही है। अच्छा लड़की या फिर लड़का बनने की कोशिश वाला अनुकूलन कर रहा है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो सकता है। ऊपर वाला पढ़ते हैं, सामाजिक संकुचन अनुकूलन, तो एक विशिष्ट उत्तर दे रहा है, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। लेकिन इसको जो आंसर है सीबीएसई ने माना था अच्छा लड़की या फिर लड़का अनुकूलन। ठीक है, इसका जो आंसर बनना था, यानी कि इसमें यह था कि अच्छा लड़का या फिर लड़की बनने की कोशिश करने के चक्कर में एक विशिष्ट उत्तर बालक दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है, तो क्या चीज आवश्यक है अधिगम के लिए यानी कि लर्निंग के लिए, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन करें बालक,
ईश्वर के न्याय पर विश्वास करें, तो ऐसा तो कुछ बोला ही नहीं है जीन पियाजे ने। शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन करें, तो ऐसा भी कुछ नहीं बोला था जीन पियाजे ने। शिक्षार्थियों के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज, तो ये ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि पर्यावरण की सक्रिय खोज करने के यानी कि कई सारे अवसर प्रदान किए जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 27 का आंसर है 4। अब वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन तो करने से रहा बच्चा, ऐसे तो सीखेगा नहीं, उसको जो सिचुएशन है वो खुद से प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और उसको कई सारे मौके देने पड़ेंगे। ठीक है, वो खुद से कोई अवलोकन नहीं करने वाला है। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। वाइगोस्की के समाज संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्न में से किस विधि को वरीयता देंगे। यानी कि आपको पता लगाना है कि समाज संरचना का जो सिद्धांत है उसमें दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक हैं आप, तो आप अपने बच्चों का आकलन करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। ठीक है, बात हो रही है कौन सी, वाइगोस्की के अनुसार पूछा गया है और आप एक शिक्षक हैं, आपको करना है आकलन। तो मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रश्न। तो देखिए, ये जो तथ्यों पर आधारित यानी फैक्ट वाइज क्वेश्चन और MCQ वाले प्रश्न तो नहीं होंगे, क्योंकि आकलन करना है आपको। ठीक है, और सहयोगी प्रोजेक्ट आप कर सकते हैं, मानकीकृत परीक्षण आप ले सकते हैं। मानकीकृत परीक्षण वो होता है जिसमें वैधता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ होती है, विश्वसनीयता होती है, तो ये सारे शब्द आपने पढ़े होंगे मानकीकृत परीक्षण में। तो इसका जो आंसर है उसमें कॉन्फ्लिक्ट है, या तो ऑप्शन नंबर 1 हो सकता है या फिर ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। आप शिक्षक होने के नाते आकलन करना चाहते हैं, तो किस विधि को आप वरीयता देने वाले हैं। तो यहाँ पर मानकीकृत परीक्षण भी आप ले सकते हैं, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड एक टेस्ट होगा। स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट ये होता है कि उसमें सारी चीज़ें होती हैं, वो जब एक परीक्षण की बात करी जाए और एक मानकीकृत परीक्षण की बात करी जाए, तो मानकीकृत परीक्षण अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। इस वजह से हम जाते हैं ऑप्शन नंबर 1 के साथ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है आप अपने बच्चों के आकलन के लिए, तो अपने बच्चों के लिए मानकीकृत परीक्षण ही करेंगे। ठीक है, सहयोगी प्रोजेक्ट उनको नहीं देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर CBSE ने भी यही आंसर माना था, मानकीकृत परीक्षण, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट है इसमें भी आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रश्न अपने आप में ही कितना बड़ा है, 5 लाइन का तो प्रश्न है, समझने की कोशिश करिएगा। उसमें भी प्रश्न टफ है, इसमें केवल एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा, केवल एक पॉइंट, पूरे इस 5 लाइन में केवल एक पॉइंट ऐसा मिलेगा आपको, एक शब्द ऐसा मिलेगा जिससे आप इस प्रश्न को कर पाओगे। वो थोड़ा सा आपने मिस कर दिया तो नहीं कर पाओगे। देखिए, चलिए पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन 2 क्रियाओं को जाना जाता है। तो ये यहाँ पर सबसे पहले तो 2 क्रियाएं बताई गई हैं, तो इन 2 क्रियाओं को क्या जाना जाता है। चलिए दोबारा पढ़ते हैं। जीन पियाजे के अनुसार स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकी में संशोधन, यानी कि जो नई टेक्नोलॉजी है उसमें क्या करना है, संशोधन। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन। देखिए, पुरानी योजनाओं में संशोधन या फिर पुरानी जानकारी में संशोधन, इससे ठीक पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ये किसकी विशेषता है, समायोजन की। समायोजन किसे कहते हैं कि पुरानी जानकारी में नई जानकारी प्राप्त होने पर पुरानी जानकारी को संगठित करना, संशोधन करना, उसको कहते हैं समायोजन। तो यहाँ पर जो दूसरी बात बोली गई है वो समायोजन की है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं हम, समायोजन दूसरा किसमें है, तो समावेशन, अनुकूलन, सामीकरण, संशोधन, समावेशन, समायोजन। तो इस वाले ऑप्शन में समायोजन है दूसरी सिचुएशन में। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था समायोजन में, कि पुरानी जानकारी को संगठित करना, संशोधन करना, तो उसमें संशोधन किया जा रहा है, संशोधन के परिणामों के रूप में घटित होता है, यानी कि उसमें संशोधन किया गया है और ये संबंधित है समायोजन से। तो यहाँ पर हमें आंसर ही मिल चुका है। ठीक है, इस तरह के टफ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। अब देखिए, आप जो भी अब 5 जुलाई को एग्जाम होगा या फिर उसके बाद भी हो सकता है, 5 जून को हो सकता है, 5 जुलाई थोड़ा सा टलेगा ही, जहाँ तक है 1-2 महीने लेट हो सकता है, उसमें भी इसी तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत सोच समझ कर बड़े ध्यान से पढ़ना होता है आपको। पूरा प्रश्न अगर नहीं भी समझ में आ जाता है तो प्रश्न में देखिए कि क्या बोला गया है। ठीक है, क्या बोला गया है वो सारी चीज़ देखिए। चलिए अगला प्रश्न है
कोई 5 साल की बच्ची है, टी शर्ट को तह करते हुए यानी कि टी शर्ट को देखते हुए अपने आप से वो क्या करती है, बातें करती है। तो लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यानी कि वो व्यवहार जो कर रही है उसके एवज में ये कौन सा कथन सही है? पढ़ते हैं। जीन प्याजे से अहम केंद्रित भाषा कहेंगे। वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा की अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रारूप में करेंगे, प्रयासों के रूप में करेंगे। जीन प्याजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्य क्रिया के रूप में। देखिए सामाजिक अन्योन्य क्रिया मतलब सामाजिक अन्योन्य क्रिया तो यहाँ पर कोई नहीं हो रही है, और सामाजिक अन्योन्य क्रिया वाला जो सिद्धांत है जीन प्याजे का है ही नहीं, वो तो वाइगोस्की का है, और वाइगोस्की इसे खोजबीन मानेंगे। इसमें क्या खोजबीन वाली बात है, तो ये तो कट गया। जीन प्याजे और वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा अपनी माँ के अनुकरण के रूप में करेंगे। यानी कि हंसना कोई अनुकरण करना थोड़ी होता है, यानी कि वो बालक है वो अपने माँ बाप से देख के थोड़ी हंस रहा है, वो तो उसको पसंद आ रही है इसलिए हंस रहा है। तो ये ऑप्शन भी कट गया। जीन प्याजे और वाइगोस्की की व्याख्या बच्ची के विचारों की अहम केंद्रित प्रवृत्ति के रूप में करेंगे। यानी कि अहम केंद्रित कोई प्रवृत्ति है, तो कोई यहाँ पर प्रवृत्ति वाली बात है ही नहीं, ये एक अहम केंद्रित भाषा होती है। ठीक है, ये क्या है, एक अहम केंद्रित भाषा होती है। और निजी भाषा ये बोला है जीन प्याजे ने कि अहम केंद्रित भाषा होती है। और वाइगोस्की इस चीज़ को क्या कहते हैं, ये ऑप्शन ये याद कर लीजिए कि जैसे कोई भी बच्चा है अपने आप से बातें कर रहा है और अपने आप से हंस रहा है, तो ये चीज़ अहम केंद्रित भाषा होती है जीन प्याजे के अनुसार। इसको लिख लीजिए, अहम केंद्रित भाषा क्या होती है जीन प्याजे के अनुसार, कि कोई भी बच्चा अपने आप से हंस रहा है, बात कर रहा है। वाइगोस्की से क्या कहते हैं कि बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास हैं। जी क्या है, क्या उसकी ये भी एक निजी भाषा है, उसकी क्या है, ये एक निजी भाषा है जिससे वो अपनी जो क्रियाएं हैं उनको कर रहा है। ठीक है, तो जीन प्याजे से अहम केंद्रित भाषा कहते हैं, वाइगोस्की इसे निजी भाषा कहते हैं। याद कर लीजिए। इस वाले का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 30 है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर प्रश्न समाप्त होते हैं। 2016 में पूछे गए जीन प्याजे, कोहलर और वाइगोस्की के सारे प्रश्न थे। आप देख सकते हैं कितने थोड़े से लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।